8 जनवरी 2020 की बात है। पन्ना, अजयगढ़ में सर्दी का भारी प्रकोप था। पवई थाना क्षेत्र के बधाई गांव का रहने वाला संजय चौधरी खेतों की रखवाली के लिए रात को खेतों पर ही सोता था। उसके पिता मलुआ चौधरी भी खेत पर ही सोते थे। घर खेत के करीब ही थे। 8 जनवरी की रात को दोनों बाप बेटे खेत पर सोने गए थे, जबकि घर पर संजय की पत्नी मायाबाई और मां कसुम थी। सुबह को संजय की पत्नी मायाबाई ने उसे फोन पर बताया कि थोड़ी देर पहले वह सोकर उठी तो उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। मायाबाई ने उसे आगे बताया कि फोन लगाने से पहले उसने सासू मां को कई आवाजें दी थी, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तब उसने उन्हें फोन लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा दिशा मैदान चली गई हो? तुम इंतजार करो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, संजय बोला। मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रही हूं। आज तक वह बाहर से दरवाजा बंद करके कभी नहीं गई। आप जल्द दरवाजा खोल दो, मायाबाई ने पति से कहा। पत्नी की बात सुनकर संजय घर पहुंच गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो माया बहुत घबराई हुई थी। संजय ने उससे पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं किसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। इसके बाद मियां बीवी दोनों मां के कमरे में गए तो वह कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक दोनों ने उसके लौटने का इंतजार किया। काफी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो संजय ने खेत पर जाकर पिता को यह जानकारी दे दी। मायाबाई भी खेत पर पहुंच गई थी। पत्नी के गायब होने की बात सुनकर मलुआ चौधरी भी परेशान हो गए। उनके एक खेत में अरहर की फसल खड़ी थी। मायाबाई पति के साथ जब उसी खेत के किनारे से जा रही थी तभी संजय की नजर अरहर के खेत में पड़ी एक लाश पर गई। वह लाश के नजदीक पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। लाश उसकी मां कुसुम की थी। उसकी गर्दन के आसपास कई जगह कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। इससे लग रहा था कि किसी ने उसी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की है। कुसुम दिशा मैदान के लिए खेत में आई होगी, तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन शव के पास लोटा वगैरह नहीं था। सवाल यह उठा कि अगर कुसुम शौच के लिए नहीं आई तो खेत पर सुबह सुबह क्यों आई? हत्या की खबर पाकर एसपी मयंक अवस्थी, डीएसपी पवई, डीयूएस परिहार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी मौका मुआयना किया। टीआई द्वारा पूछताछ करने पर कुसुम के पति मलुआ और बेटे संजय ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार कर दिया। संजय की पत्नी मायाबाई ने भी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने उनके घर का मुआयना किया। पूछताछ करने पर टीआई को कुसुम के किसी परिचित पर ही हत्या का शक था, क्योंकि जिस कमरे में कुसुम सो रही थी वहां किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे। इससे लग रहा था कि कुसुम अपनी मर्जी से उठकर ही बाहर आई थी। मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किए जाने को लेकर टीआई का मानना था कि संभव है कुसुम के गांव के किसी आदमी से अवैध संबंध हो। उसका आशिक रात में कुसुम से मिलने घर आया होगा। कहीं बहू अपने कमरे से निकलकर सास के कमरे में ना आ जाए, इसलिए उसने ही मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होगा। इसके बाद किसी बात को लेकर कुसुम का उसके प्रेमी से विवाद हुआ होगा। इसी के चलते उस व्यक्ति ने कुसुम की हत्या कर दी होगी। लेकिन 56 साल की कुसुम का प्रेम पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। फिर भी टीआई ने पुष्टि के लिए गांव में कुसुम के चाल चलन की जानकारी जुटानी शुरू की। इस जांच में कुसुम के बारे में तो नहीं, लेकिन उसकी बहू मायाबाई के बारे में यह जानकारी निकल कर आई कि गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाने वाली मायाबाई का चाल चलन संदिग्ध था। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि मायाबाई का चक्कर पड़ोस में रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक हल्के चौधरी के साथ था। पुलिस पहले भी संजय की पत्नी मायाबाई से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बयानों में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा था, सिवाय इसके कि बयान देते समय मायाबाई एक हाथ लंबा घूंघट निकाले रहती थी। इससे टीआई को लगा कि हो सकता है मायाबाई अपने चेहरे के भाव छिपाने के लिए घूंघट का सहारा लेती हो। इसलिए उसके बारे में नई जानकारी मिलने के बाद टीआई शुक्ला ने एक महिला पुलिसकर्मी को मायाबाई से पूछताछ करने को कहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसका घूंघट खुलवाकर उससे घटना वाली रात के बारे में कई सवाल पूछते हुए अचानक से पूछा, अच्छा ये बता कि हल्के तेरे पास कितने बजे आया था?
हल्के का नाम सुनते ही मायाबाई का चेहरा बुझ गया। पहले तो वह सकपकाई, फिर बोली, कौन हल्के? वो मेरे पास क्यों आएगा? ज्यादा सयानी मत बन, पुलिस को सारी बात पता चल गई है। उस रात हल्के तुझसे मिलने आया था, इसलिए सीधे सीधे बता दे कि हल्के ने तेरी सास को क्यों मारा। देख, तू सच बता देगी तो पुलिस तुझे छोड़ देगी, वरना तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मायाबाई पुलिस की बातों में आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उस रात सास ने उसे उसके प्रेमी हल्के के साथ देख लिया था। इसके बाद हालात ऐसे बने कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में बहू के इश्क में सास के कत्ल की कहानी इस प्रकार सामने आई। कोई 5 साल पहले मायाबाई जब संजय के साथ ब्याह कर गांव में आई, तब उसकी उम्र 21 साल थी। पति के साथ कुछ समय तो उसके दिन अच्छे बीते, लेकिन बाद में संजय पत्नी के बजाय खेती पर ज्यादा ध्यान देने लगा। पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वह घर के बजाय रात को खेतों पर ही सोने लगा। ऐसे में मायाबाई की नजरें पड़ोस में रहने वाले युवक हल्के चौधरी से लड़ गई। वह मायाबाई से 2 साल छोटा था और उसे भौजी कहता था। गांव में मायाबाई के आते ही उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे थे, लेकिन उस वक्त हल्के इन सब बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी तो उसके मन में भी मायाबाई की खूबसूरती गुदगुदी करने लगी। मायाबाई के कच्चे मकान में कच्चा बाथरूम बाहर आंगन में था, जो हल्के के घर से साफ दिखाई देता था। इसलिए 20 साल की उम्र तक आते आते जब हल्के के मन में जवानी की तरंगे उछाल मारने लगीं, तो वह मायाबाई को नहाते हुए छिप कर देखने लगा। इसी बीच करीब साल भर पहले एक दिन नहा रही मायाबाई की नजर हल्के पर पड़ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि हल्के चौधरी की जवानी अंगड़ाई ले रही है। फिर मायाबाई के मन में भी चुहल करने की बात घर कर गई। अगले दिन से वह चोरी छिपे ताका झांकी करने वाले हल्के को अपने रूप के और भी खुले दर्शन करवाने लगी। मायाबाई ने यह खेल हल्के के मन में आग लगाने के लिए खेला था, लेकिन धीरे धीरे उसे न केवल इस खेल में मजा आने लगा, बल्कि हल्के के प्रति उसके मन में भी चाहत पैदा हो गई। हल्के का मायाबाई के घर आना जाना था, इसलिए जब भी हल्के मायाबाई के घर आता तो वह उससे हंसी मजाक करती, जिससे कुछ दिनों में हल्के की समझ में भी आ गया कि मायाबाई उसके मन की बात समझ चुकी है। इसलिए एक दिन दोपहर में वह उस समय मायाबाई के घर पहुंचा जब वह घर पर अकेली थी। मायाबाई को भी ऐसे ही मौके का इंतजार था। उस रोज मायाबाई ने बातों बातों में हल्के से पूछ लिया, हल्के, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी कोई प्रेमिका है? नहीं, हल्के चौधरी ने जवाब दिया। क्यों, अभी तक क्यों नहीं बनाई? तुम्हारा मन तो होता होगा? मायाबाई ने पूछा। नहीं, हल्के ने झूठ बोला। मन नहीं होता तो फिर छिप कर मुझे नहाते क्यों देखते हो? मैं तो समझी थी कि मेरा देवर कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका होगा, इसलिए अब मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। मायाबाई मुस्कुराते हुए बोली, वो तो इसलिए कि आप अच्छी लगती हो। कभी मेरी सुंदरता को पास से देखने का मन नहीं करता तुम्हारा? मायाबाई ने पूछा। करता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, हल्के ने बताया। मैंने कब कहा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? अच्छा, एक काम करो, अभी तो अम्मा खेत से आने वाली है, कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर देख लेना। अपनी भाभी को एकदम पास से और मन करे तो छू कर भी देखना। इतना कहकर मायाबाई ने नौसिखिया हल्के के गाल पर एक पप्पी देकर उसे उसके घर भेज दिया। दूसरे दिन हल्के चौधरी मायाबाई के घर पहुंच गया। उस समय घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मायाबाई ने इसका फायदा उठाया। उसने हल्के को कामकला का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह उसका मुरीद बन गया। इसके बाद तो दोनों के बीच आए दिन वासना का खेल खेला जाने लगा। मायाबाई को कम उम्र का प्रेमी मिला तो वह उसे बढ़ चढ़ कर वासना के खेल सिखाने लगी, जिसके चलते हल्के उसका ऐसा दीवाना हुआ कि हर दिन मायाबाई से अकेले में मिलकर प्यार करने की जिद करने लगा। लेकिन यह रोज रोज कैसे संभव हो पाता, इसलिए मायाबाई ने एक रास्ता निकाला। रात को जब उसका पति और ससुर खेत की रखवाली करने चले जाते तो सास के सो जाने के बाद आधी रात में वह अपने प्रेमी हल्के को कमरे में बुला लेती और फिर पूरी रात उसके संग अय्याशी करने के बाद सुबह होने से पहले वापस भेज देती। 8 जनवरी
2020 की रात को भी यही हुआ। रात में संजय और उसके पिता मलुआ खेत पर चले गए। फिर सास भी खाना खा पीकर गहरी नींद सो गई तो मायाबाई ने हल्के को बुला लिया। हल्के अब प्यार के खेल में काफी होशियार हो चुका था। वह अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्में लगाकर मायाबाई को गुदा मैथुन के लिए मना रहा था, लेकिन मायाबाई तैयार नहीं हो रही थी। उस रोज हल्के ने जिद की तो मायाबाई गुदा मैथुन के लिए राजी हो गई। उसी दौरान मायाबाई के मुंह से चीख निकली तो बाहर कमरे में सो रही सास की नींद टूट गई। अनुभवी सास ऐसी चीख का मतलब अच्छी तरह जानती थी, सो उसने उठकर चुपचाप बहू के कमरे में झांक कर देखा तो पड़ोसी हल्के के साथ बहू को अय्याशी करते देख उसकी आंखें फटी रह गई। सास ने गुस्से में किवाड़ पर लात मारकर दरवाजा खोला और मायाबाई और हल्के को खूब खरी खोटी सुनाई। सास बहू की करतूत अपने बेटे को बताने के लिए रात में ही खेत पर जाने लगी। यह देखकर मायाबाई के हाथ पैर फूल गए। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर हल्के के हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि वह सास की कहानी खत्म कर दे, वरना उनके प्यार की कहानी खत्म हो जाएगी। हल्के के हाथ पैर कांपने लगे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जाकर कुसुम की हत्या कर सके। लेकिन जब मायाबाई भी साथ हो गई तो दोनों ने पीछे से जाकर खेतों पर पहुंच चुकी कुसुम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह वहीं गिर गई। इसके बाद उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से कई वार और किए, जिससे कुसुम की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर हल्के चौधरी अपने घर चला गया। दोनों को भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पवई पुलिस ने 4 दिन में ही दोनों को कानून की ताकत का एहसास करवा दिया। पुष्पा कोहली ने अपनी बेटी किरण की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था और उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन यह बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं थी। सेक्टर 24 फरीदाबाद के चौकी प्रभारी सोहनपाल अपनी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटनास्थल महज 2 किलोमीटर दूर था। सोहनपाल अपनी टीम के साथ 10 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पॉश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह था। उस समय के चौकी प्रभारी सोहनपाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी, जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हो। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसका पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने बठिंडा पंजाब गए थे। वारदात के वक्त पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थी। मैं चली गई थी, पुष्पा के अनुसार। कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठूंसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया,
लेकिन मुंह में कपड़ा ठूंसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। वह बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए थे। पुष्पा कोहली ने आगे बताया कि उसके यह पूछने पर कि किरण कहाँ है, राजेश सिंह ने जवाब दिया कि वह अपने कमरे में सो रही होगी, लेकिन जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो किरण मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। यह देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। उपरोक्त बातें बताते बताते पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर उसके पति सुरेंद्र कोहली को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्दी से जल्दी फरीदाबाद पहुंचने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने पुष्पा की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादम्य की धारा 302, 394 के तहत केस दर्ज कर लिया। सुबह को एसीपी पूनम दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच इलाका पुलिस की जगह उस समस्या के सीआईए एनआईटी इंचार्ज इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार को सौंप दी, ताकि पौष इलाके में हुई इस हत्या के मामले से जल्दी पर्दा उठ सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौका वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था, ताकि जरूरी सबूत जुटाए जा सके। प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतका किरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु श्वास नली कट जाने के कारण हुई थी। घर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। किरण जवान हो चुकी थी। उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं रही थी, इसलिए वह शुरू से ही फैशन परस्त और आजाद ख्याल लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी और इंटरनेट की दुनिया ने उसे और भी आधुनिक और स्वच्छंद बना दिया था। वह जो करना चाहती थी, कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नजर में वह अच्छा है या नहीं। इसी सब के चलते किरण ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 22 नवंबर 2010 को एक विजातीय युवक रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया था। रंजीत गांव लकड़पुर, जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली स्थित सरिता विहार के निकटवर्ती इलाके मदनपुर खादिर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो किरण और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। किरण ने जिस फर्म में नौकरी की वह रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। उसके मालिक का नाम महफूज आलम था। महफूज आलम का ऑफिस कालिंदी कुंज में था। कालिंदी कुंज मदनपुर खादिर के पास ही है, इसलिए किरण को ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। इस हत्या की एवज में पुष्पा कोहली ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में भादम्य की धारा 302, 494 के अलावा 34 भी जोड़ दी। पुष्पा कोहली को विधिवत गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे अपराधों का अंजाम नहीं होता है। अपराध कभी छुप नहीं सकता। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है।